एक इंसान जो 2010 में जेल जाने को मजबूर था वो 2019 में देश का गृह मंत्री बन जाता है। दो 2010 में अमित शाह के 3 महीने तक जेल में रहने के बाद उन्हें इस शर्त पर जमानत मिलता है कि उनको 2 साल तक गुजरात से बाहर रहना होगा। अमित शाह का कहना था कि भविष्य का भाजपा कैसा होगा ये पार्टी की रणनीति तय करेगा। उन्होंने इंडिया टुडे के पत्रकार से बात करते हुए कहा था कि आप बिहार के नक्शे को लेके कोई गांव या मोहल्ला बताओ, मैं बता दूंगा कि किस घर से हमें कितने वोट मिलने वाला है। तो भाई आज बात करने वाले हैं अमित शाह की और जानेंगे कि लोग उन्हें बीजेपी का चाणक्य क्यों कहते हैं, समझते हैं इस वीडियो में। देखिए, अमित शाह 1983 में भाजपा से जुड़े थे और उस समय उनको गुजरात के नारायणपुर के वार्ड नंबर 2 में बूथ प्रभारी बनाया गया था। उस टाइम पे हमारे गृह मंत्री सदस्यता अभियान के डेटा को इकट्ठा करते थे और अपने इलाके में बूथ को एक्टिव रखने का काम करते थे। और उसी समय हमारे प्रधानमंत्री राज्य में संगठन महासचिव के पद में थे और 1986 में पहली बार अमित शाह मोदी जी से मिले थे और तब से आज तक साथ में ही है। अमित शाह पहली बार 1997 में गुजरात के सरखेज विधानसभा से बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ा था और वो जीत भी गए थे। और इसके 5 साल बाद 2002 में पहली बार गुजरात सरकार में मंत्री बने और तब से 2010 तक इनका दबदबा बना रहा। मोदी सरकार बनने के बाद उस समय अमित शाह के पास लगभग 10 पोर्टफोलियो हुआ करता था। उस समय मोदी कैबिनेट में अमित शाह सबसे ज्यादा पावरफुल नेता थे। हालांकि 2010 में सोहरबुद्दीन एनकाउंटर में अमित शाह का नाम आने के बाद उनको जेल जाना पड़ा था। उस समय उन पर सोहरबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में अपहरण, हत्या और सबूत मिटाने का आरोप लगा था। उस टाइम पे वो लगभग 3 मंथ तक जेल में रहे थे। हालांकि 3 मंथ बाद अमित शाह को 2 साल के लिए गुजरात से बाहर रहने के शर्त पर जमानत मिल गया था। लेकिन गुजरात से बाहर रहने के बावजूद भी इन्होंने बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए काम करना नहीं छोड़ा। जब उनको 2 साल के लिए गुजरात से बाहर रहना पड़ा तो उस समय उन्होंने देश के मैक्सिमम राज्यों का दौरा किया। उस समय उन्होंने दिल्ली में कई बड़े लोगों के साथ दोस्ती किया, लखनऊ में अपना नेटवर्क बनाया और गुजरात से बाहर होते हुए भी अपने विधानसभा क्षेत्र को आने वाले चुनाव के लिए मजबूत किया। और 2012 में जब गुजरात में विधानसभा चुनाव हुआ तो वो चुनाव भी जीते। इसके बाद मोदी जी को 2014 में प्रधानमंत्री बनाने के लिए इन्होंने बीजेपी के संविधान में बदलाव किया, नए लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान चलाया। जब 2013 में मोदी जी को बीजेपी ने पीएम कैंडिडेट का चेहरा बनाने का फैसला लिया और उनको उत्तर प्रदेश के वाराणसी से चुनाव लड़ाने का प्लान बनाया तो उस समय लाल कृष्ण आडवाणी मोदी को पीएम कैंडिडेट का चेहरा बनाने के खिलाफ थे, वो इसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के वाराणसी सीट से बीजेपी के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी उस सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन उस समय अमित शाह ने अपनी चतुराई से लाल कृष्ण आडवाणी को कन्विंस किया ही, साथ में पूरे पूर्वांचल के क्षेत्र में ऐसा मोदी लहर बनाया था कि मजबूरी में मुरली मनोहर जोशी को भी वाराणसी का सीट छोड़ के कानपुर जाना पड़ा। उस समय का सबसे विवादित नारा था हर हर मोदी घर घर मोदी। उस टाइम पे इस नारे को लेके काफी लोगों ने कंप्लेन भी किया, लेकिन जिनको मोदी जी के जीतने से फायदा था, जो कांग्रेस से परेशान थे, उन्होंने इस नारे को खूब लगाया। और 2014 के लोकसभा चुनाव में जब उत्तर प्रदेश से अमित शाह के गाइडेंस में बीजेपी को 80 में से 73 सीट मिला और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उस समय पार्टी के दिग्गज नेताओं ने भी अमित शाह का तारीफ किया। और चुनाव जीतने के बाद अमित शाह को पार्टी के महासचिव के पद से पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। और 2014 में जब बीजेपी का सरकार बना तो अमित शाह पर जो सोहरबुद्दीन शेख एनकाउंटर का मामला चल रहा था उनको इस आरोप से छुटकारा मिल गया, साथ में इससे जुड़े सभी आरोपियों को भी बरी कर दिया। और 2014 के बाद की राजनीति में तो हम सब ने देखा ही है कि कैसे इन्होंने युवाओं को अपने झांसे में लिया, कैसे मीडिया के थ्रू पब्लिक को मैनिपुलेट करवाया और कैसे मंदिर मस्जिद के नाम पे आपस में लोगों को उलझाए रखा है। अध्यक्ष बनने के बाद इन्होंने सबसे पहले देश के युवाओं को टारगेट किया। इन्होंने युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान कंटिन्यू रखा। 2014 में पार्टी ने सदस्यता अभियान के थ्रू 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ा था और अभी
2024 तक में 28 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य था। इन्होंने मोदी जी को पॉपुलर बनाने के लिए, जनता के बीच मोदी जी की छवि को चमकाने के लिए इन्होंने पब्लिक कनेक्टेड नारे तैयार करवाए। इन्होंने मोदी जी की स्टोरी को बढ़ा चढ़ा के दिखाया और जहाँ पे मोदी जी की स्टोरी भी काम नहीं आया, वहाँ पे इन्होंने किसी कम्युनिटी या किसी प्रोफेशन को लेके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सपने दिखाए। इन्होंने धर्म और जाति की राजनीति को बढ़ावा दिया। दूसरे पार्टी के नेताओं की राजनीति को खत्म करने के लिए ईडी, सीबीआई तक का रेड करवाया। मोदी ही सब कुछ है, मोदी ही सहारा है, मोदी है तो मुमकिन है। इस बात को देश के हर घर तक पहुंचाने के लिए इन्होंने मीडिया को यूज किया। हर समय मोदी के बारे में ही खबरें चलवाए। इसके अलावा जनता के बीच मोदी जी की चर्चा बनाए रखने के लिए पार्टी ने सबसे ज्यादा योजना लॉन्च किया। भले ही इनकी योजनाएं गांव तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, उस योजना से किसी को लाभ मिला या नहीं मिला, इस बात से इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमेशा ही इन्होंने मोदी जी को चर्चा में बनाए रखने के लिए काम किया है। तब जाके वो पार्टी के खास बने हैं। जब लाल कृष्ण आडवाणी ने बीजेपी को बनाया था तो उस समय बड़े पदों की जिम्मेदारी लगभग 60 से 70 साल के एज वालों को ही दिया जाता था। इससे कम एज वालों को पार्टी पहले बड़ी जिम्मेदारी नहीं देता था, लेकिन अमित शाह के आने के बाद इन्होंने पार्टी के स्ट्रक्चर को चेंज किया। इसके अलावा पहले परंपरागत तरीके से ही राजनीति होता था। संसद, मंत्री, कार्यकर्ताओं पर दबाव कम होता था। उस समय पार्टी ज्यादा चाणक्य नीति को इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन जब से मोदी जी और अमित शाह पार्टी में आए हैं, इनका जीतना ही लक्ष्य है, चाहे इसके लिए इनको जो करना पड़े एक कर रहे हैं। आज बीजेपी में प्रॉपर डेटा के आधार पर राजनीति हो रहा है। अभी बीजेपी चुनाव जीतने के लिए शैडो कैंपेन चला रहे हैं, अपने कंपटीटर का कॉल टाइप करवा रहे हैं। दूसरे पार्टी के अंदर क्या चल रहा है उसका पता तक इनके पास होता है। इन्होंने देश के अंदर राजनीतिक जासूस फैला रखे हैं। इसके अलावा पब्लिक को कैसे चुना लगा रहे हैं, ये तो पिछले 12 साल से हम सब ने देखा ही है। और अभी भी बीजेपी के माया जाल से देश के कुछ % यूथ ही बाहर आ पाए हैं। बाकी बात मैक्सिमम लोग अभी भी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और ये सब बीजेपी के चाणक्य की देन है। अभी बीजेपी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के बाद सबसे ज्यादा डिसीजन लेने का पावर अगर किसी के पास है तो अमित शाह है। और अभी भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर किसी दूसरे को पावरफुल माना जाता है तो वो अमित शाह ही है। इन्होंने जब से बीजेपी के अध्यक्ष पद संभाला है तब से पार्टी और पार्टी के लोगों ने जम के तरक्की किया है। भले ही देश के युवाओं को बेरोजगार ही रहना पड़ा। तो भाई जय हिंद, जय भारत।